नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ कर रहे हैं तैयारी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, जिसमें आज है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यदि आप भी कर रहे हैं डीएलएड की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ। चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में यहाँ पर बेल आइकन बना होता है, तो इस घंटी को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिखा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने आपको ऐसा सवाल पहले की वीडियो में करा रखा है, तो इसको मैं औसत से करता हूँ। अगर 3 संख्याएं हैं, उनका योग 225 है, तो मैं 3 संख्याओं से यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं तो ये भाग करके आएगा 75। ये 75 इनका औसत आएगा। किनका? इन 3 संख्याओं का, 1 2 3, जो कि 5 से डिवाइड है, क्योंकि 75 भी 5 से डिवाइड है, तो यानी सही निकाला हमने। और औसत होता है बिल्कुल बीच की संख्या, यानी 75 को मैं बिल्कुल बीचों बीच रख सकता हूँ। अगर ये तीनों संख्याएं 5 से डिवाइड है, तो 75 के बाद अगली संख्या कौन सी डिवाइड होती है? 80। और 75 से पहले कौन सी डिवाइड होती है? 70। तो इसने पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है इसमें? 80। अगला प्रश्न है 3 + 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की घात 4 + 1, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, 16 घात तक पहुंच रहा है। यदि कभी भी इस पैटर्न में दिया हो, मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। a+1, दूसरी ब्रैकेट में a² + 1, फिर आगे क्या कहते हैं, और इसका 2 की जगह घात 4 हो जाएगी, मतलब घातें बढ़ती जाएंगी, यानी कि a की घात 4 + 1। इस तरह का पैटर्न आपको a की घात n+1 तक यदि दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a की घात 2n - 1/2। लास्ट वाली घात देखनी है आपको, हर बार घात डबल हो रही है यहाँ पर स्पेशल है, ठीक है। तो लास्ट घात है 16, तो ऊपर घात है 2n, 2n का मतलब 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, और a की जगह हमारे पास कितना है? 3, तो 3 16 दूनी 32 -1/2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a की घात 2n - 1/2। इस फॉर्मूले पे हमने a की जगह रख दिया 3 और n की जगह रख दिया है 16, क्योंकि मैक्सिमम घात इसमें कितनी थी? 16 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x अनुपात y का मान दे रखा है 2:3। यहाँ पर आपको आगे पूछा 3x + 2y बटे 9x + 5y। तो x की जगह आप रख देंगे 2 और y की जगह रख देंगे आप 3। इसमें कैलकुलेट कर लेंगे इसे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आप ही ने करना है। अगला है 0.000441, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको बता अभी 441 यानी कि 441 का होता है 21। दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये आपको देखना है। दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो अंडर रूट करते समय आधे अंक बचने चाहिए, परंतु 21 में तो 2 ही अंक हैं, तो हम एक जीरो और लगा देंगे, ये हो गए 3 अंक। इस तरह दशमलव लगा देंगे 0.021। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट के अंदर 2 बार अंडर रूट दे रखा है, यहाँ पर गुणा कर रखी है √2 और √3 की। तो भाई रूट वाली संख्याओं की तो गुणा कर सकते हैं, तो मैं ले दूंगा बड़ा वाला रूट। इसके अंदर अंदर वाले अंडर रूट दोनों दे रखे हैं, उनकी गुणा करके √6। अब आपको पता है, अगर मैं रूट हटाऊं तो घात होती है 1/2, और एक घात और हटा दूं तो ये घात हो जाती है 1/2, और घात के ऊपर घात में गुणा होती है, यानी 6 की घात हो जाएगा 1/2 और 1/2 की गुणा 1/4। इसे जोड़ मत देना, ये गुणा होती है, ध्यान रखना। जुड़ती कब है? अगर मैं 6 की घात 1/2 देता और फिर गुणा करके 6 की घात 1/2 देता, तब जुड़ती। ठीक है, जल्दीबाजी में कहीं इसको जोड़ मत देना, ये गलत हो जाएगा। फिलहाल 6 की घात 1/4 आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x की घात 8 - 1 और x की घात 4 + 2x³ - 2x - 1 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ थोड़ा। यह है x की घात 8 - 1। अगर मैं लिख दूँ इसे x की घात 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे a² - b² वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। मैं एक बार कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये x की घात 4 - 1 वाले में एक बार x की घात 4 के साथ -1 आ जाएगा, एक बार x की घात 4 के साथ +1 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे x की घात 4 - 1 में x² का स्क्वायर है, यानी a² - b² का फॉर्मूला एक बार और लग जाएगा। तो हम एक बार और लगा देंगे, एक बार x² के साथ -1 आ जाएगा और एक बार x² के साथ +1 आ जाएगा, और x की घात 4 + 1 तो ये ऑलरेडी है। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले में आप देखेंगे x की घात 4 पहले नंबर पर है और -1 यहाँ पर है, तो इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। x की घात 4 - 1 वाला पोर्शन, तो x की घात 4 - 1 वाले पोर्शन से मैंने अभी लिखा था यहाँ पर x की घात 2 के साथ -1 और x की घात 2 के साथ +1, ये मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा है।
ये आप देख सकते हैं एक्स की घात 4 माइनस 1 को। बाकी बचा 2x³ और 2x, ये ऊपर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन मिल जा रहा है, बीच में चिन्ह प्लस का भी है, 2x कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा x² माइनस 1। आप देखेंगे x² माइनस 1 यहाँ भी है, x² माइनस 1 यहाँ भी है, तो x² माइनस 1 को आप कॉमन ले सकते हैं। अब बाकी बचेगा x² प्लस 1 प्लस 2x, ये आपका बचेगा। तो कुल मिला के HCF की बात हो रही थी, HCF होता है कॉमन वाला नंबर, और कॉमन वाला नंबर आपके पास आ रहा है x² माइनस 1 और x² माइनस 1। जिस किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आए एक बार दोबारा देख सकते हैं, वरना फिर पूछ लेंगे, फिर मैं दोबारा ही करा दूंगा क्वेश्चन को, तो उसको देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर संख्या ही आती है, तो संख्या का 40% ज्ञात करो। भाई कोई भी संख्या है उसका 75% है, उसमें आपने क्या करना है, 75 जोड़ना है। ये 75 एक नंबर है तो संख्या प्राप्त होती है। भाई संख्या तो पूरी की पूरी 100% प्राप्त होगी। अब परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले आए, घटा लो, जैसे x और y को सॉल्व करते थे तो 75 वहाँ जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 25%, और लेफ्ट साइड में आपका बचा 75। तो 25% का मान अगर 75 है तो पूछा है 40% का मान ज्ञात करो, तो आप कहेंगे 40% का मान कितना आएगा। लेफ्ट साइड में तिरछी गुणा करते हैं, 25 से 75 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 40 में तिरछी 120, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक होम थिएटर सेट रुपये 4,950 का है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप ही कर लेंगे, मैं बस लिख के दे रहा हूँ। 4950 रुपये का यह है। पहली छूट इस पर 20% की है, 20% डिस्काउंट मतलब 80% में बेचोगे। फिर एक और छूट दे रखी है, तो ये गुणा करके लिखते रहते हैं, जितनी भी आप छूट देंगे, जितना भी डिस्काउंट देंगे, 15 का डिस्काउंट देंगे, 85% का छूट और दे दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर यहाँ पर जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट के देख लेंगे, बाकी आपको आता ही है। अगला है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो भाई पहले आप उसे बेच रहे हो 18,450, तो कितनी हानि हो रही है 50% की। 100% की वैल्यू होती है, 50% की हानि, तो बचा कितना 50%। तो आप कहेंगे 50% का मान है 18,450। तो पूछा है 50% का लाभ प्राप्त करना है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने का मतलब 150% का आपको मान निकालना है। ये इस तरह से 50 से 150 कट जाएगा 3 बार, 3 की तिरछी गुणा कर दोगे, 18,450 में गुणा आपको आती ही है, मुझे आप समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ये आप कर लेंगे। अगला है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 8 सम संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 का औसत क्या होगा। तो पहले 3 क्रमागत बना देते हैं, 1 2 3, इनका औसत कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच a में। अब क्योंकि ये क्रमागत हैं तो अगली संख्या a+2 होगी और पिछली संख्या इससे a-2 होगी, क्योंकि सम संख्याएं हैं क्रमागत में, तो 2 2 गैप होता है सम और विषम में। हमें 5 संख्या और शामिल करनी है, तो पहली संख्या शामिल करेंगे a+4, अगली संख्या शामिल करेंगे a+6, उससे अगली आएगी a+8, 3 हो गई, a+10 4 हो गई, और a+12, ये 5 संख्या शामिल कर ली। अब औसत पूछा है, औसत होता है बिल्कुल बीचों बीच, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 तो पहले से थी, 5 हमने और शामिल किए, यानी कि टोटल हो गई 8, तो 4 इधर और 4 1 2 3 4 इधर, तो यानी कि बीचों बीच का आएगा। 4 और 6 के बीच में कौन होता है 5, तो आप कहेंगे a+5 इसका औसत होगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो बस अगर सम होता तो भी यही लॉजिक आता और विषम होता तो भी यही लॉजिक आता। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, पुरानी संख्या गुणा पुराना औसत प्लस आने वाला माइनस जाने वाला बराबर नई संख्या गुणा नया औसत। तो भाई पहले कितने शिक्षक थे 10 शिक्षक थे, तो पुरानी संख्या है 10, पुराना औसत कितना था नहीं पता, x मान लिया, 10x ही हो गया सीधे। आने वाला पता नहीं कौन है, नहीं आने वाला पता हमें 25 साल का है, तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया है, और जाने वाले का नहीं पता, तो जाने वाले को मैंने a मान लिया। अब आप कहेंगे भाई नई संख्या कितनी होगी, 10 लोग पहले से थे, एक गया एक आया, तो नई संख्या 10 की 10 ही रही, परंतु औसत में क्या अंतर आया, औसत में अंतर आपका ये आया, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, कि 3 वर्ष कम हो गया। पहले औसत कितना था आपका x था, अब 3 कम हो गया, यानी कि x-3, ठीक है। अब ये पहला नंबर 10x है, अगर हम यहाँ पर भी 10 की गुणा करेंगे x में तो 10x हो जाएगा, यानी x वाला पोर्शन खत्म, तो क्या बचेगा, इधर लेफ्ट साइड भी काट दें, प्लस का 25 माइनस का a बराबर 10 गुणा 3
30। ये माइनस का ये राइट साइड में जाएगा और इधर क्या कहते हैं आपका माइनस का है 30, ठीक है, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 30 और 25 हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये, भाई इसके बेस पर कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20% 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 के हिसाब से मिला दिया जाए और मिश्रण को 16 रुपये के भाव से बेचने पर न लाभ हो न हानि। तो भाई ना लाभ और हानि कुछ नहीं बात करें तो हम इससे लाभ हानि का फॉर्मूला हम लगाएंगे भी नहीं, सीधे सीधे मिश्रण लगाएंगे। तो मिश्रण का फॉर्मूला होता क्या है, मैंने तो किस तरह से लगाते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। एक जगह 20 रुपये वाली है चीनी, एक जगह 15 वाली चीनी है, इन दोनों को मिलाया हमने 16 के हिसाब से बेचा है। तो मिश्रण करने का तरीका होता है तिरछा घटाएंगे, जैसे 15 और 16 घटाएंगे 1 बचेगा, 20 और 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 1:4 सीधे, क्योंकि इसमें लाभ हानि की बात करी नहीं थी। अगर हाँ लाभ हानि की बात करता तो हम 16 के साथ लाभ और हानि वाला खेल खेलते, ठीक है। ये 16 के साथ अगर बोलता 16 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने से लाभ हो रहा है तो हम देखते भी ये कितना लाभ है, कितने % का मान है, उस हिसाब से हम फिर इसको क्रय मूल्य निकालते हैं। हानि होती तो भी हम देखते कितना % लेस हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर लाभ और हानि की बात करी होती तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। x बट्टे वाई बराबर 3/4, ये क्वेश्चन पहले की तरह है, x का मान 3 y का मान 4, इसमें भी रख देंगे इसमें भी रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात मतलब इन दोनों के बीच में निशान लगा देना, अनुपात का, डॉट का या फिर बट्टे का। अगला है, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। तो भाई गति मतलब चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी है आपकी 6.64 और समय है आपका 20। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आपका उत्तर है मीटर प्रति सेकंड में और दूरी दे रखी किलोमीटर में, तो किलो और समय तो सेकंड में ही है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम कर देते हैं गुणा। 1 पॉइंट से 1 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं आप, और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट सकते हैं, और बाकी 2 से काटना आता है 664 को 332, कुछ और रह गया है क्या, अच्छा 0.2 अंक थे, 1 जीरो नीचे और बढ़ना था, ये भी जीरो कट जाएगा, ठीक है। 332 आपका यहाँ पर बचेगा, मेरा एक एक्स्ट्रा जीरो आता है ना, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक थे, 2 जीरो बढ़ाने थे, मैंने 1 बढ़ाया गलती से। थोड़ा स्वास्थ्य अभी ऐसा ही चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से दिमाग में काम ना कर रहा हो, बाकी आप देखेंगे कहीं कैलकुलेशन में गलती हो देख लेंगे। अगला है, पी क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं, क्यू तथा आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं, पी अकेला कितने समय में भरेगा। तो इसको मैंने नोट कर लिया यहाँ पर, पी क्यू और आर मिलकर मतलब प्लस कर लिया, 40 घंटे में या 40 मिनट में भरते हैं, क्यू और आर मिलकर 80 मिनट में भरते हैं, तो पी अकेला पूछा है, तो पहले हम इसका एल्सियम लेंगे, 40-80 का एल्सियम 80 ही आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 80 को 2 बार जाता है, 80 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाता है। अब आप कहेंगे ऊपर अगर तीनों की क्षमता जोड़ें तो पी क्यू प्लस आर की क्षमता 2 है और क्यू और आर की 1 है, तो बची पी की क्षमता एक्स्ट्रा कितना भाई, जब क्यू और आर की 1 अकेले की है तो ये 2 कैसे आया, यानी कि पी का मान 1 होगा तभी तो आया 2, या आप इसको घटा लीजिए, क्यू से क्यू घटा, नीचे 1 घटाओगे तो भी हाँ 1 बचेगा, यानी कि पी की क्षमता 1 और पूछा है पी अकेला कितने समय में, तो भाई 1 की क्षमता से 80 काम को तो 80 मिनट में करेगा ना काम को, यानी 80 मिनट में काम होगा पूरा, जितनी क्षमता आएगी उससे डिवाइड करना है। अगला है, ए एक काम को 36 दिन में करता है, बी 12 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वही तरह का क्वेश्चन है, मैं नोट कर लिया, ए 36 बी 12, एलसीएम लेंगे 36 ही रहेगा, 36 से 36 एक बार जाएगा, 12 से 3 बार जाएगा। अब दोनों मिलकर पूछा तो मैं दोनों को मिलाऊंगा तो दोनों की क्षमता जुड़ के 4 हो जाएगी ना, तो 4 से भाग कर लूंगा, 4 9 36, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है यात्री गाड़ी मैं लिख रखा है, इसके आगे लिखते हैं 80 की स्पीड से जा रही है, और मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन चलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो मालगाड़ी की स्पीड बताइए भाई, मालगाड़ी की स्पीड आपको यहाँ पर बतानी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद आपको ये क्या कहते हैं चलना शुरू की है। अगर मालगाड़ी की कोई भी स्पीड है जैसे x है तो ये 6 घंटे तक अकेले चली है, ये 6 घंटे तक अकेले चली है। और फिर यात्री गाड़ी ने इसे कितने घंटे पकड़ा है, यात्री गाड़ी ने इसे 4 घंटे में पकड़ा है, तो क्या 4 घंटे रुक गई होगी, दोबारा नहीं रुकी होगी, ये 4 घंटे और चली होगी, यानी कि टोटल ये कितना चल चुकी है, 10 घंटे चल चुकी है। कौन सी गाड़ी, मालगाड़ी। और यात्री गाड़ी कितने घंटे चली, केवल 4 घंटे। तो भाई 4 घंटे में इसने 8 चक्को 32 320 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब 320 किलोमीटर की दूरी तय की का मतलब 320 किलोमीटर में ही इसने मालगाड़ी को पकड़ा है, तो इसका मतलब मालगाड़ी भी केवल 320 किलोमीटर ही चल पाई है इतनी देर में, क्योंकि हल्के चल रही होगी। तो भाई 10 घंटे में 320 चल रही है, तो मैं 0 से 0 काटूँ तो कितना बचेगा,
32 की स्पीड से ये चल रही है। 4 बराबर दूरी बट्टे समय वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये आ जाएगा आपको 32। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई 6 घंटे बाद चली है यात्री गाड़ी, तो मतलब मालगाड़ी अकेले 6 घंटे तक चलती रही, उसके बाद 4 घंटे में उसने पकड़ा है, मतलब 4 घंटे और चली है, तो टोटल 10 घंटे चली है। और 10 घंटे में कितना चली, जितनी दूरी पर उसने पकड़ा उतना ही चली होगी। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मालगाड़ी चली होगी 1000 किलोमीटर और वो क्या कहते हैं 320 किलोमीटर पकड़ ले, ऐसा तो होगा नहीं। जितने किलोमीटर पर पकड़ रही है, नहीं कि वो पहली वाली गाड़ी भी उतने ही किलोमीटर तक जा पाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक नौका की गति धारा के साथ प्रतिकूल दिशा में धारा के साथ और प्रतिकूल दोनों दे रखा है। यहाँ पर जल्दीबाजी में को ऐसे कर होता है, साथ भी दे रखी है और प्रतिकूल दे रखी है, दोनों दे रखी है। तो साथ वाली चाल है 14 और प्रतिकूल वाली चाल है 8। तो भाई यहाँ पूछिए धारा की गति। तो देखो जब भी अनुकूल प्रतिकूल आपको सीधा दिया हो ना, तो आप a प्लस भी कर करो या सीधे ऐसे कर लो कि आपको एक दे रखी है चाल क्या, अनुकूल वाली, सीधे भी कर सकते हैं आप, और एक दे रखी है प्रतिकूल वाली। ठीक है, अगर इस तरह से दे रखा है तो, और अगर आपको नाव की चाल निकालनी हो तो आप दोनों चाल को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, और अगर आपको धारा की यानी कि पानी की चाल निकालनी है तो आप दोनों चाल को घटाओगे फिर आधा करोगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको धारा की गति निकालनी है दोनों घटा लो, 14 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 3। सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक योजना में 16% ब्याज पर निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद मेचधन कितना होगा। सिंपल सा भाई, मूलधन आपको 3500 दे रखा है, ठीक है, दर आपको दे रखी है 16%, बट्टे में 100 मैंने यही लगा दिया है, गुणा आपको 3 साल दे रखा है। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 की गुणा 35 से कर लो या 16 की गुणा 3 से कर लो। मैंने 3 की गुणा 35 से कर ली तो आ जाता है यहाँ पर 105, 105 की गुणा 16 से और कर दो, 16 पंजे 80, 16 कम 16, 1680 ये आ गए। अब ये 1680 तो ब्याज आया, इसने पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जो ओरिजिनल आपने पैसे दिए थे उसके साथ ब्याज, यानी 3500 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे, और 1680 और 3500 जोड़ना आपको आता है मेरे ख्याल से 5180 होंगे, क्योंकि 80 इसी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। अगला है, 8000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी। भाई 8000 रुपये से आपको 9261 बनाना है, यानी कि 1261 रुपये का आपको ब्याज कमाना है। कितने साल में आ जाएगा। अब आप कहेंगे भाई 8000 रुपये तो हमारे पास टोटल है, अगर हम पहले साल की बात करें, साल नंबर 1, तो पहले तो इस पर 5% का रेट लगेगा। तो 8000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे, मैं कर लेता हूँ 2 जीरो कटे 8 पंजे 40, 400 रुपये। अब मैं दूसरे साल की बात करता हूँ, दूसरे साल में भी पहले 8000 पे 5% लगेगा तो 400 रुपये तो ये आएगा, और पहले वाला जो ब्याज आया 400, इस पर भी 5% लगाऊंगा मैं, तो 4 पंजे 20 यहाँ पर आ गया। तो अभी तक कितना हुआ, 400 400 820 820 रुपये। अगर हम तीसरे साल में जाएं तो 400 रुपये तो 8000 रुपये में मिलेगा पहले, फिर पहले वाले ब्याज 400 पर 20 मिलेगा, दूसरे वाले ब्याज 400 पर भी 20 मिलेगा, और जो ब्याज पर ब्याज 20 मिला था इसका भी 5% करूँगा मैं। ठीक है, जितने भी हो रहे हैं, तो 20 पंजे 100 और 2 जीरो कटेंगे 1। अब मैं जोड़ूँ 400 400 800 और 400 1200, 20 20 20 60 और 1 61, 1261 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 साल में आपका 1261 यहाँ बन गया। इस तरह से कर सकते हैं। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर की हैं तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर ले लेते हैं। एक इधर मैंने 20 ले ली और एक इधर 20 ले ली, और नीचे वाली ले ली मैंने 30। अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से एक 90 डिग्री का लंब बना दूं तो समद्विबाहु है, यानी कि ये बिल्कुल बराबर बराबर काटेगा, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। आपको इस बीच वाली लाइन का मान निकालना है। इससे क्या होगा, आधार तो आपके पास 30 है, ऊंचाई मिल जाएगी आपको। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो भाई 1/2 आप पे है, आधार आप पे कितना है 30 है, ऊंचाई आपको निकालनी है। ऊंचाई कैसे निकलेगी भाई, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस में आपको लंब निकालना है, नहीं कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाओ, कर्ण का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 15 का स्क्वायर 225 घटाओगे 175, 175 हो जाएगा 5√7, 5√7। 2 से 30 को काटोगे 15 बार, 15 पंजे 75√7, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी पाइथागोरस आपको लगानी आती ही होगी, और नहीं आती तो गलत बात है, आपको आनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन इसमें ज़्यादा शामिल नहीं कर पाया क्योंकि स्वास्थ्य मेरा अभी भी ख़राब है, थोड़ा लंबे ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। वैसे अब थोड़ा सा जुकाम तो ठीक हो, लेकिन खांसी है। चलिए उसके बाद छोड़िए, फिलहाल ये क्वेश्चन जो है इसको आपको करना है, अपनी तैयारी मन लगा करिए।
चाहे एग्जाम निकले ना निकले, अपनी तरफ से कोशिश आपको पूरी करनी है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।